हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4.5 मीटर इफेक्टिव स्पैन इज कैरिंग ए लाइव लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है आपको, इफेक्टिव स्पैन जो है आपको 4.5 मीटर दिया हुआ है, उसका लाइव लोड दिया हुआ है हमें 25 किलो न्यूटन पर मीटर का। The size of the beam has to be restricted to 250 mm by 380 mm। हमें जो साइज है बीम का वो दे दिया गया है कि इतना आपको रखना है मैक्सिमम। डिजाइन द बीम फॉर बेंडिंग यूजिंग LSM। LSM से डिजाइन करना है बेंडिंग के लिए। द डिजाइन कोफिशिएंट्स, वैल्यूज दी हुई हैं आपको कुछ कोफिशिएंट्स की, और M20 और Fe415 ग्रेड आपको स्टील का और कंक्रीट का यूज करना है। तो क्वेश्चन आपको पूरा दे दिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यार, अटैक करना है क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले ही जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख लो, ठीक है, ताकि आपको जब यूज करनी पड़े तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे यहां पर कि गिवन क्या क्या है, जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको एज इट इज यहां पर मेंशन कर लोगे। तो गिवन क्या क्या है आपको यहां पर, एल इफेक्टिव दी हुई है आपको, इफेक्टिव लेंथ दी हुई है 4.5 मीटर। इसके अलावा आपको लाइव लोड दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर का, 25 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसके बाद आपको बीम का साइज दिया हुआ है, तो विड्थ दे रखी है आपको 250 mm, कैपिटल डी दिया हुआ है आपको 380 mm, 380 mm हो गया। और इसके बाद आपको डिजाइन कोफिशिएंट्स के की वैल्यू दी हुई है, इनको देखेंगे भी क्या है ये सारी। टाउ दिया हुआ है आपको 0.80 और के यू दिया हुआ है 0.479, अप्रोक्स 0.48 कर लो, ठीक है। तो अब यहां पर देखो यार, आपको ये सारी वैल्यूज दी है। ग्रेड दिया हुआ है M20 और 415, M20 और Fe415, ये आपको ग्रेड दिया हुआ है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है, डिजाइन करना है बीम हमारा किसके लिए, फॉर बेंडिंग। बेंडिंग के लिए डिजाइन करना है। तो देखो साइज दिया हुआ है, तो क्या बचा डिजाइनिंग के लिए हमारे पास, दूसरा जो क्राइटेरिया होगा क्या बचा, एरिया ऑफ स्टील। तो वो चीज हमें निकालनी है। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, AST। तो बेसिकली हमें ये, अगर मैंने बता दिया कि एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा इस पर्टिकुलर साइज और इस पर्टिकुलर लोड के लिए, तो मेरा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां तक मुझे बस छोटी सी चीज निकालनी है। इज क्लियर। अब ये जो पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं ये देखेंगे, जहां पर यूज आएगा वहां पर इनको हम स्टडी करेंगे। वैसे पढ़ लेते हैं, जो के है हमारा, जो हम के इंटू डी जो हम करते हैं बेसिकली क्रिटिकल डेप्थ निकालते टाइम पर, एक्स सी जो होगा हमारा, या एक्स यू अगर मैं बात करूं LSM के अंदर, तो के इंटू डी जो करते हैं हम, तो वो के डी, वो के की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर। ये दो वैल्यूज दे दी हैं आपको। ये के यू जो है आपका, ये बेसिकली जो आपका के इंटू डी में जो यूज होगा, के यू के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिया है 0.48। वो Fe415 के लिए हमें वैसे भी याद था, अगर नहीं भी दिया होता तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता था। क्लियर। ये जो के वैल्यू यहाँ पे मैंने मुझे दी हुई है, ये बेसिकली आपको जब हम QBD स्क्वायर करके निकालते हैं वैल्यू, तो Q की वैल्यू जब हम करते हैं तो 0.36 FCK इंटू जे इंटू के, वहां पर जो पूरा सॉल्व करते हैं हम, तो FCK को हटाकर जो 0.36 जे इंटू के जो वैल्यू है उसको अगर मैं इकट्ठा करता हूं, तो उस एक पूरे कांस्टेंट की वैल्यू मेरी यहां पर के की फॉर्म में दी हुई है। अगर ये नहीं भी याद तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं दी होती इनमें से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टाओ भी हमें वैल्यू दी है। तो ये सारी वैल्यूज हम देखते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा अब हमें क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत करनी है स्टेप वन। स्टेप वन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका टोटल लोड कितना आ रहा है, जिसके लिए मुझे ये चीज डिजाइन करनी है। तो टोटल लोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड क्या आ रहा है यहां पर वो करो कैलकुलेट पहले। तो लोड क्या आएगा, तो सेल्फ वेट की वजह से आएगा डेड लोड जो आएगा। तो जो डेड लोड आएगा वो आपका कितना आएगा, साइज क्या दिया हुआ है आपको, 250/380। तो 0.25 इंटू 0.380
38 इंटू में इसका सेल्फ वेट कितना हो जाएगा, यूनिट वेट जो होगा 25। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके देखो 0.25 इंटू 0.38 इंटू 25 2.375 2.375 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा यहाँ पर डेड लोड आ गया। और लाइव लोड कितना दिया हुआ है हमें 25, तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो टोटल लोड हमारा कितना हो गया यहाँ पे W 27.375 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये टोटल लोड हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हम किससे डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर, बाय LSM। तो LSM से आपको बोला हुआ है, इसीलिए हम सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो लिमिट स्टेट मेथड की ही फॉलो करते हुए चलेंगे। अब लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं, फैक्टर्ड लोड करते हैं। तो देयरफॉर WU क्या हो जाएगा हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ W। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 27.375। तो यहाँ से हमारा जो WU है वो कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट। 27.375 इंटू में 1.5, ये आ रहा है 41.06 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसको हम 41.06 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए डिजाइन करेंगे। हमें लोड पता चल गया भाई। अब लोड पता चल गया तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो क्या चीज फाइंड आउट करने की रहेगी, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेसिकली। लोड कर लिया, लोड किसके लिए कैलकुलेट किया था मैंने, बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो इस लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। तो स्टेप 2 आप लिख सकते हो बेंडिंग मोमेंट। तो जो मोमेंट आएगा इसके ऊपर इतने लोड की वजह से कितना आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है इसलिए आपका बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम क्या रहता है आपका, ये फॉर्मूला WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, WL स्क्वायर बाय 8 होता है, तो इफेक्टिव होती है आपको लेंथ जो दी हुई है इफेक्टिव ही दी हुई है। और WU कितना आपका 41.06, इफेक्टिव लेंथ कितनी है 4.5 अपॉन 8। तो यहां से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा 103.9 किलो न्यूटन मीटर। 104 के लिए कर देते हैं डिजाइन, चलो 104 किलो न्यूटन मीटर। तो जो बेंडिंग मोमेंट हमारा आ रहा है यहाँ पर पर्टिकुलर लोड के लिए वो इतना आएगा। ये बेसिक चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, जो मुझे दी हुई थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करना था। ठीक है भाई, अब एरिया ऑफ स्टील निकालना है मुझे, तो उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या ये मेरा सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है, कैसा सेक्शन है मेरा, वो सब पता होगा मुझे, तभी मैं उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड तो नहीं करना मुझे, कहीं से बीम या सिंगली रीइंफोर्स्ड बनाना है, कैसा बनाना है वो मुझे सेक्शन के टाइप के हिसाब से पता चलेगा। सेक्शन का टाइप मुझे कैसे पता चलेगा, XU से। ठीक है, तो XU और XU लिमिटिंग ये जब कंपेयर करूंगा मैं यहाँ पर, तो मुझे क्या पता चलेगा कि सेक्शन कैसा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अब स्टेप नंबर 3 है, सपोज स्टेप नंबर 3 क्या हो गया हमारा, टू फाइंड XU लिमिटिंग। पहले XU लिमिटिंग निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा हमें, आसान मतलब जल्दी हो जाएगा, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर आपको इसके बाद की वैल्यू XU निकालना भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ये तो आप निकाल ही सकते हो, ताकि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। देखो यार, आप जब आप क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम के अंदर, तो आपका मोटिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं वो आपको इस तरह से ही प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा स्टेप मुझे पहले करना है।
अगर दूसरा स्टेप आपने पहले कर दिया, उसमें मिस्टेक हो गई, नहीं कर पाए, कुछ भी दिक्कत होगी, तो अगले पे आप वो टाइम वेस्ट कर दोगे, अगले पे जाओगे ही नहीं। जो इजी इजी स्टेप्स हैं पहले ही आप करके सॉल्व कर लो, ताकि आपको इनके मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाए, अगले में अगर दिक्कत हो भी जाती है तो एक्स यू लिमिटिंग जो है आपका, वो कैसे निकालते हैं हम, के यू इंटू डी। ये यू मैंने जस्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है इस वजह से लगाया, अदरवाइज के इंटू डी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एलएसएम है इसीलिए इन्होंने के यू यूज किया हुआ है, अदरवाइज कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यू का। तो के यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 0.48 इंटू में डी। अब मुझे डी नहीं पता यहाँ पर, तो डी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि जो डी की वैल्यू है, बेसिकली डी यहाँ पर हमें कैपिटल डी पता है, ठीक है, तो हम कवर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर भी शो कर सकते थे, बट वो हमने यहाँ पर स्किप कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसके बाद भी शो कर सकता हूं, ठीक है। एज्यूमिंग यहीं दिखा देते हैं, चलो ऐसे करके, एज्यूमिंग या एज्यूम डी सी इक्वल्स टू 40 mm, 40 mm का कवर मान लेते हैं, तो देयरफॉर डी क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल डी माइनस डी सी। तो ये हो गया हमारा 380 माइनस 40, तो ये हो गया 340 mm, ठीक है भाई। तो स्मॉल डी की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर लिख ली, तो देयरफॉर एक्स यू लिमिटिंग क्या हो जाएगा हमारा 0.48 इंटू 340। ये करो कैलकुलेट कितना आता है, 0.48 इंटू 340, 163.2 mm हमारा यहाँ पर एक्स यू लिमिटिंग आ गया है। एक्स यू लिमिटिंग भी आ चुका है, तो अब नेक्स्ट जो पैरामीटर बचेगा हमारा, वो क्या बचा, एक्स यू लिमिटिंग मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भाई। अब एक्स यू बचा, जिसके साथ कंपेयर करूंगा या जिसको कंपेयर करूंगा मैं, तो स्टेप नंबर 4 एक्स यू। अब एक चीज यहां पर सोचने वाली है, आगे मिस्टेक करने से पहले ही सोच लो दिमाग में, कोई भी स्टेप करने लगते हो तो क्या मुझे उसकी सारी वैल्यूज पता है। देखो एलएसएम के अंदर जनरली हम एक्स यू कैसे निकालते हैं, सी इक्वल्स टू टी करके, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स ये करके निकालते हैं। बट जब मैं कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू लिखूंगा तो वहां पर मेरा एक्स यू अननोन आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं टी फोर्स लिखूंगा तो उसके अंदर ए एस टी की वैल्यू भी आएगी, तो ए एस टी की वैल्यू ही मुझे नहीं पता, वही तो निकालनी थी। अगर वो पता होती तो इतना काम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो वहां से तो दो अननोन आ गए मेरे, एक्स यू और ए एस टी, तो वो चीज तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। तो दूसरी किस चीज की हेल्प ले सकता हूं मैं, जो हमने यहां से मूवमेंट कैलकुलेट किया है। तो ये जो मूवमेंट मैंने यहां पे कैलकुलेट किया था, इस मूवमेंट को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एक्स यू की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा तरीका रहता है, अगर मैं एक्स यू सी इक्वल्स टू टी करके नहीं निकाल सकता। तो पहले तो आप क्या करो, यहां पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो। कंपेयर ऐसे ही करते थे ना हम, कि बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है हमारा वो बड़ा है या छोटा है इसके मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तो वही चीज हम करेंगे यहां पर। तो एक्स यू से पहले हम क्या करेंगे, अब यहां पर स्टेप 4 क्या हो गया हमारा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या यहां पर आप लिख सकते हो इसको एम यू, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। तो एम यू का जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू बी डी स्क्वायर से कर सकते हो। किसी को नहीं याद क्यू बी डी स्क्वायर से, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर सिंपल जो आपका फॉर्मूला है, वैसे क्यू बी डी स्क्वायर से करोगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर, जो के की वैल्यू दी है वो एज इट इज दी हुई है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। बट सपोज मुझे याद नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले से करना चाहता हूं मैं, कैसे करते हैं हम इसको जनरली, सी इंटू लीवर आर्म, ठीक है, यही होता है ना, सी इंटू लीवर आर्म या फिर टी इंटू लीवर आर्म। अब सी फोर्स हमारी क्या रहती है इसके अंदर, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, यही होती है सी फोर्स हमारी, ठीक है। और लीवर आर्म क्या रहता है यहाँ पर, डी माइनस 0.42, यहां पर बस क्या आ जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग आ जाएगा, और यहां पर भी एक्स यू लिमिटिंग आ जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग, यही होगा सिर्फ, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई। तो
इसी को ही बस सॉल्व करके वो क्यूबीडी स्क्वायर फॉर्मूला बनाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी याद तो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से हमें एम यू लिमिटिंग मिल जाएगा, ये इसको आप एम यू लिमिटिंग लिखो, एम यू लिमिटिंग। ये कितना आ जाएगा 0.36 इंटू एफ सी के ग्रेड क्या है हमारा M20, तो 20 इंटू विड्थ कितनी है हमारी 250, और एक्स यू लिमिटिंग मैंने कितना कैलकुलेट किया यहाँ पर 163.2 इंटू, यहाँ कर देते हैं डी कितना है हमारा, स्मॉल डी मैंने कितना कैलकुलेट किया था 340 माइनस 0.42 इंटू 163.2। तो ये जो सॉल्व करोगे आप यहां से आपको क्या मिल जाएगा एम यू लिमिटिंग, ठीक है। एम यू लिमिटिंग आपको पता चल जाएगा यहां से 0.36 इंटू 20 इंटू 250 टू 163.2 इंटू 340 माइनस 0.42 इंटू 163.2, ये आ रहा है हमारा 7 9 10 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर 6 79.74 79.74 किलो न्यूटन मीटर हमारा लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, या अल्टीमेट जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, 79.74 आ रहा है। और हमारा बेंडिंग मोमेंट आ कितना रहा था 103 या 104 जो है हमारा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। तो ये तो ज्यादा हो गया यहाँ से, तो अंडर रीइंफोर्स्ड या ओवर रीइंफोर्स्ड की कैसे पता चलती है हमें यहाँ पर, या सिंगली या डबली का बेसिकली। तो नाउ बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन एम यू लिमिटिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कौन सा सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स्ड बट हम करते नहीं है, तो क्या होगा डबली रीइंफोर्स्ड करेंगे हम, ठीक है। तो देयरफॉर डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज रिक्वायर्ड, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता है जब भी हमें इस तरह से बेंडिंग मोमेंट दिया होगा कि उसके लिए डिजाइन करना है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली एक्स यू को कंपेयर नहीं कर पाते हम, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग। एक्स यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो सेक्शन कैसा डिजाइन करना है मुझे किससे पता चलता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट को कंपेयर करने के बाद। तो ये मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन चाहिए भाई मुझे, अब तो डबली रीइंफोर्स्ड के लिए अब हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें एरिया ऑफ स्टील हमें जब निकालते हैं तो AST1 AST2 और ASC ये तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। इन तीनों के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ, या मतलब जो उनका कोरस्पॉन्डिंग मूवमेंट होगा जिसके लिए वो डिजाइन किया जाएगा। सपोज AST1 किसके लिए करते हैं हम, MU लिमिटिंग के लिए, तो वो मुझे पता है यहाँ पर। और AST2 और ASC किसके लिए डिजाइन किया जाता है, जो हमारा MU2 बचता है, मतलब या फिर आपका जो इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो आपका पेंडिंग अमाउंट जो है जो बच जाएगा मूवमेंट, उसके लिए फिर मैं डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करता हूं, ठीक है, AST2 और ASC को। तो वो जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर दिखाएंगे, शो करेंगे कि कितना मूवमेंट बचा हुआ है जिसके लिए मैं उनको डिजाइन करूंगा। फिलहाल मुझे क्या करना है AST1। तो नाउ आप कह सकते हो ये कौन सा स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है AST1। तो AST1 कैलकुलेट करेंगे अब हम। अब AST1 का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है भाई। अब यहां पर MU लिमिटिंग हमने कितना कैलकुलेट किया था 79.74 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 0.87
87 इंटू FY, हमारा ग्रेड कौन सा दिया हुआ है 415, तो 415। डी कितना है 340 माइनस 0.42 इंटू 160 कितना था 3.2। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं और AST1 की क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। AST1 तो इजी है, खैर कैलकुलेट करना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 79.74 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.87 इंटू 415 इंटू 340 माइनस 0.42 इंटू 163.2, 813.6, लगभग 814 लिख लेते हैं इसको। 814 mm² आपका AST1 आ गया यहां से, तो ये आपका AST1 आ जाता है। इसके बाद हमें AST2 चाहिए होगा और ASC चाहिए होगा, तो उसके लिए पहले इसको आप लिख लो, तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं अभी तक, तब तक फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। WU लिखा है 41.06 किलो न्यूटन पर मीटर, और क्या क्या वैल्यूज निकाली अभी हमने। बेंडिंग मोमेंट हमें पता है 104, ठीक है भाई। XU लिमिटिंग हमने लिखा है 163.2, और MU लिमिटिंग कितना आया है हमारा 79.74, और AST1 आ गया हमारा 814। ठीक है, ये जस्ट मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि अभी रब करने के बाद मुझे दोबारा से फिर दिक्कत ना आए चीज़ें कैलकुलेट करने में। अदरवाइज आपने यहाँ पे शो कर दिया है वो काफ़ी है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमारा स्टेप नंबर 4, ये 5 था हमारा स्टेप नंबर 5 था, ये 4 हो चुका था। अब होगा हमारा स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 के लिए हम देखते हैं कि भाई AST2 जो हमें चाहिए होगा वो कितना आता है। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 6, AST2। तो AST2 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि MU2 के लिए कैलकुलेट करें, तो MU2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। MU2 तो ये कितना होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट BM, जनरली BMU से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने यहाँ पर BM से रिप्रेजेंट किया है, तो आप उसको BMU कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेट ही है आपका, फैक्टर्ड है वो आपका। जनरली हमने WU से किया था इसलिए, बट अभी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने BM ही लिखा हुआ है। तो BM माइनस MU लिमिटिंग, ये हमारा यहाँ पर MU2 आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आया था 104, 104 माइनस MU लिमिटिंग कितना किया था हमने कैलकुलेट 79.74, 79.74। तो ये देखो कितना आता है, कितना बेंडिंग मोमेंट हमारा एक्स्ट्रा बनता है इसकी कैपेसिटी से 24.26, 24.26, 25 के लिए कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहेगा, अदरवाइज आप इसे कम के लिए नहीं कर सकते, थोड़ा सा ज़्यादा के लिए कर सकते हो। ठीक है तो इतने के लिए हमें डिज़ाइन करना है।
तो AST2 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो AST2 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है इसका, mu2 अपॉन 0.87 FY इंटू में इसका लीवर आर्म कितना रहता है भाई, D माइनस डी सी। तो यहां पर mu2 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.87 इंटू 415 और स्मॉल डी हमारा कितना है 340 माइनस 40 हमारा कवर था। तो ये सॉल्व करके ये देखो कितना आ रहा है AST2। तो सॉल्व करेंगे जब इसको तो यहां से हमें AST2 की वैल्यू देखो क्या मिलती है, ये आएगी हमारी 25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.87 इंटू 415 इंटू 300 ही बच जाएगा अंदर, ये आ रहा है 230.8, ये आ रहा है हमारा 230 230.8 mm², ये आ गया हमारा AST2। तो देयरफॉर टोटल AST कितना आ जाएगा अब हमारा, AST1 प्लस AST2, तो कितना हो जाएगा, AST1 कितना किया था हमने 814 प्लस 230.8, 231 भी कर सकते हो इसको वैसे, बट अभी यहीं पे राउंड ऑफ कर देना। 230.8 प्लस 814 आ रहा है हमारा 1044.8 mm², 1045 mm² कर देते हैं इसको राउंड ऑफ करके, टोटल AST जो आएगा हमारा। यहां तक हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया भाई। अब टेंशन साइड पे निकाल दिया हमने। अब हमारा क्या लास्ट जो चीज बचती है वो क्या बचती है, ASC। तो स्टेप नंबर हमारा होगा ये 7। तो स्टेप नंबर 7 जो होगा हमारा वो किसके लिए होगा, ASC के लिए। लेकिन हमें ये पता है कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें एप्सिलॉन SC की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें एप्सिलॉन SC की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके लिए एक्सयू लिमिटिंग। अब ये हम क्योंकि बैलेंस सेक्शन करते हैं डिजाइन, इसीलिए लिमिटिंग से करेंगे डिजाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एप्सिलॉन SC। तो एप्सिलॉन SC हमारी क्या आएगी, वैल्यू क्या रहेगी, एप्सिलॉन SC की वैल्यू हमारी एक्सयू लिमिटिंग माइनस DC अपॉन एक्सयू लिमिटिंग इनटू में 0.0035, यही रहती है इक्वेशन हमारी एप्सिलॉन SC की। तो यहां से एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या है हमारी, एक्सयू लिमिटिंग 163.2 माइनस कवर था हमारा 40 का अपॉन 163.2 इंटू 0.0035। ठीक है भाई, कैलकुलेट करो कितनी आती है यहां से वैल्यू। 163.2 माइनस 40 अपॉन 163.2 इंटू 0.0035, ये आ रहा है हमारा 0.00264, 0.00264 एप्सिलॉन SC आ गया हमारा यहां से। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए यार, देखो एप्सिलॉन SC आ गया, जनरली हम क्या करते हैं इसको फिर मैं XU की इक्वेशन में पुट करता हूं नॉर्मली जब हम करते थे, बट यहां पर तो मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इस वैल्यू को टेबल से रीड करूंगा। टेबल में अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी मेरे को, वहां से मैं FSC की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट अब सपोज मुझे यहाँ पर टेबल नहीं दी हुई, अब मुझे टेबल सपोज यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, टेबल नहीं दी हुई, तो टेबल नहीं दी हुई तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आपको खुद एज्यूम करनी पड़ेगी कि एक FSC की वैल्यू, ठीक है। और मैंने बताया था आपको
कि जब आप एज्यूम करते हो तो अभी भी अगर सपोज नहीं भी याद किसी को या किसी ने नहीं देखा हो कोर्स, तो आप ये चीज याद रखना कि जब भी आप, यही लिख देता हूं, FE415 सपोज FE500 करते हो तो FSC की वैल्यू आप कितनी एज्यूम कर लो, 420, और FE415 के लिए कितनी एज्यूम कर लो आप FSC की वैल्यू 350। ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको इस टाइम पे काम आएंगी, ठीक है, ऐसे समय पे ये वैल्यूज जो है काम आती हैं। यहां पर ये मैंने आपको इसीलिए कैलकुलेट करके दिखाया है क्योंकि अब आपको इसके नेक्स्ट स्टेप पर इसकी जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल आपके पास फिलहाल नहीं है, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा आपको। अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है हमारा जो रिजल्ट है, वो थोड़ा बहुत वेरी करता है अगर मुझे टेबल नहीं दी हुई। अगर आपको वैल्यूज दी हुई है, टेबल के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यूज दी हुई है, 3-4 वैल्यूज दी हैं, उन्हीं के बीच में लाए करेंगे तो आप उसको इसी तरह से टेबल से आप फाइंड आउट करोगे। अगर नहीं दिया हुआ तो आप एज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूं, दोनों से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं एज्यूम करता हूं तो तब मेरी वैल्यू कितनी ऊपर नीचे रहती है, और अगर नहीं करता तो तब क्या रहती है। तो सपोज यहां पर जब मैं बात करता हूं वैल्यूज की, तो यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं, एज्यूम FSC 350 न्यूटन पर mm², और यहां पर क्या कर रहा हूं, फाइंड FSC फ्रॉम टेबल, ठीक है भाई। तो सपोज मेरे पास टेबल है, मैं तब की बात कर रहा हूं। अब मैं FSC मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया 350, ये तो मुझे पता ही चलेगा डायरेक्टली, इसमें तो कुछ और फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं। बट अगर मैं टेबल से निकालता हूं तो टेबल में क्या करना पड़ेगा मुझे, इतनी स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी स्ट्रेस आएगी वो मुझे चेक करनी पड़ेगी, तो वो मुझे टेबल से पता करना पड़ेगा। अब टेबल के अंदर जब मैं वैल्यूज चेक करता हूं तो टेबल के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी स्ट्रेन टेबल के अंदर, तो ये आएगी हमारी 0.00241 और 0.00276 के बीच में, ठीक है। सपोज हमारी ये किसके अंदर आएगी वैल्यू, अब 0.00241 और 0.00276 इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज कितनी कितनी है, 342.8 और 351.8। ये दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इनके बीच में ही आपको ये वैल्यू मिलेगी। हमने किस पे फाइंड आउट करना है, 0.0026 कितनी थी, 4 थी, 2 थी, 264। तो यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, अब यहां से इंटरपोलेट करोगे, इसको इंटरपोलेट करोगे तो कैसे आएगी वैल्यू आपकी, FSC कितनी आ जाएगी यहां से, ये आ जाएगी आपकी 342.8 प्लस 0.00276 माइनस 0.00264 अपॉन, सॉरी ये नीचे आएगा 351.8 माइनस 342.8 अपॉन 0.00276 माइनस 0.00241, ठीक है, ये प्लस में है, और इसी के इनटू में आ जाएगा आपका कितना, 0.00264 माइनस 0.00241। ये तो ये जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 351.8 माइनस 342.8 अपॉन 0.00276 माइनस 0.00241 इनटू में है 0.00264 माइनस 0.00241, 5.91 प्लस 342.8, तो ये आ गई 348.7 न्यूटन पर mm²। तो अब आप यहां से चेक कर सकते हो कि
एक वैल्यू हमने यहाँ पर जो बिना टेबल के एज्यूम करी थी वो, और जो हमने टेबल से वैल्यू ऑब्टेन करी है ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, ऑलमोस्ट जो है बराबर सी आ रही हैं। तो अगर टेबल नहीं दी हुई तो मैं उसको एज्यूम करके कैलकुलेट कर सकता हूं। ये चीज क्लियर। अब सपोज मैं यहां पर, मुझे नहीं दी हुई थी तो मैंने इसके थ्रू एज्यूम कर ली। ये इतना पोर्शन मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दिखाया है, आपको सिर्फ यही करना था यहां पर, ठीक है। इसके लिए आपको अब आगे क्या करना है, ASC निकालना है। तो जब आप ASC निकालोगे नेक्स्ट स्टेप में, सपोज अभी मैं क्या वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ये वैल्यू लेके चल रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेबल नहीं दी हुई तो मैं 350 से कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 6 क्या होगा हमारा, कौन सा स्टेप है ये, 8 सॉरी, स्टेप नंबर 8 क्या होगा हमारा यहाँ पर, ASC। तो ASC की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहती है, MU2 अपॉन FSC माइनस 0.45 FCK इंटू D माइनस DC, यही होता है। MU2 हमारा कितना था, MU2 कितना कैलकुलेट किया था भाई, 25। तो 25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 350, ठीक है, माइनस 0.45 इंटू में FC के ग्रेड क्या था हमारा, 20 था शायद, हाँ 20 है, और हो गया हमारा ये इंटू में 340 माइनस 40, ये हो गया यहाँ से ASC। कितना आएगा ये देखो, 25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 350 माइनस 0.45 इंटू में 20 इंटू 300, ये आ रहा है 244.4, 245 ही कर देते हैं इसको भी, 245 mm² हमारा यहाँ से ASC आ गया, ठीक है भाई। अब इनको आप नंबर ऑफ बार्स में अगर आप शो करना चाहते हो कि आपको कितने स्टील बार्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ताकि आप जब इसको रिप्रेजेंट करो यहाँ पर तो आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका एक डायग्राम बना के भी आप दिखा सकते हो कि आपका जो बीम है, रिजल्टेंट बीम है, वो कैसा नजर आएगा। अब कुछ इस तरह से आएगा नजर। ये आपकी XU कौन सी आएगी, ये XU लिमिटिंग ही रहेगी, ये XU लिमिटिंग, क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन ही डिजाइन करते हैं। कितनी थी, 163.2। तो यहाँ पर कुछ आपके स्टील बार्स आ जाएंगे। सपोज मैंने मेरे पास सपोज टाइम था तो मैं इसके सपोज 25 mm के बार्स मैंने करे हैं, ठीक है, यूज, या 20 mm के कर दिए मैंने। तो जितने भी मैंने बार किए होंगे उनके नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरह से दिखा सकते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, सपोज ये कुछ इस तरह से आपके AST आ गया और ये ASC आ गया। तो ये ASC हमारा क्या है यहाँ पर, ये कितना है, 245 mm², और टोटल AST कितना था हमारा, 1045, 1045। और डायमेंशंस इसके आप यहाँ पे दिखा सकते हो, 250, और यहाँ पर क्या है, 380 mm। ये आपका यहाँ से इसके CG से आएगा, जैसे मैंने दो अगर लाइंस दिखाई हैं इस तरह से, क्योंकि स्मॉल d है ये, नहीं सॉरी ये कैपिटल D था ये तो आपका, ये आप यहाँ पे दिखा दो, चलो 340 दिखा दो, ये स्मॉल d हो गया, और यहाँ पे 380 जो है वो टोटल हो गया, ठीक है। और कोई डायमेंशन आपकी और कोई पैरामीटर तो बचा नहीं, तो आप यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हो सारी चीज़ें। अगर टाइम है तो आप कितने नंबर ऑफ स्टील बार्स देने हैं वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो डायमीटर के हिसाब से, क्लियर। तो वो आपके ऊपर टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अभी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने यहाँ पर देख लिया। अभी देखो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं इस तरह के, अभी एक बार हम सीरीज में कर रहे हैं कि पहले साइज जिनके हमें गिवन है पहले वो वाले कर रहे हैं, थोड़ा इजी लेवल के कर रहे हैं जो एसएससी में पहले ये सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं क्वेश्चंस एसएससी के अंदर प्रीवियसली। थोड़ा लेवल बढ़ा के भी इनके बाद करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिटरमाइन द मैक्सिमम सुपर इम्पोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम सेक्शन 220 mm by 450 mm effective cover 40 mm reinforced with total area of tension steel इतना can carry if the effective span is 5 meter M20 concrete है, फिर 415 स्टील है, M की वैल्यू दी हुई है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि कितना मैक्सिमम सुपर इम्पोज्ड जो है ये बीम बर्दाश्त कर सकता है अगर मैं इतने साइज का बीम बनाता हूं और इतना एरिया ऑफ स्टील जो है इसको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कैपेसिटी पूछ रहा है उसकी। तो कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या रहती है बीम की हमारी, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और हमें हिंट क्या दी हुई है, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू दी है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे इसको हम। तो जब भी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू या बाय WSM, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा कि सबसे पहले वैल्यूज लिख लो जो जो हमें गिवन है यहाँ पर। तो वैल्यूज क्या क्या दी हुई है हमें वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पर, साइज दिया हुआ है, B दिया हुआ है 220 mm और कैपिटल D दे रखा है हमें 440 mm, कवर दिया हुआ है हमारा 40 mm, तो D स्मॉल d कितना हो गया, D माइनस DC, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर 440 माइनस 40, तो ये 400 mm हमारा इफेक्टिव डेप्थ भी आ गई यहाँ पर भाई। इसके अलावा और क्या चीज दिया हुआ है, AST दिया हुआ है हमें, AST दिया हुआ है 1256.64, 1256.64 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ये चीजें दी हुई हैं। और इफेक्टिव स्पैन L दिया हुआ हमें, L इफेक्टिव दिया हुआ है 5 मीटर का, M की वैल्यू दी हुई है 13.33। ठीक है, और ग्रेड दिया हुआ हमें भाई 20 और 415, ये सारी वैल्यूज हमें यहां पर दी हुई हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हमें प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद मुझे इसके मूवमेंट के फॉर्मूला से लोड कैलकुलेट कर लूंगा मैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, C इंटू लीवर आर्म या फिर T इंटू लीवर आर्म, WSM के अंदर भी यही रहता है। अब उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेसेस की वैल्यू का पता करना पड़ेगा। जब आप C या फिर T फोर्स निकालोगे WSM के मेथड से, तो आपको CA या फिर TA की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन आपका अंडर रीइंफोर्स्ड है या फिर ओवर रीइंफोर्स्ड है। उसके लिए XA और XC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेप 1, सबसे इजी स्टेप कर लो। सबसे पहले आप क्रिटिकल डेप्थ निकाल लो। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि क्या होगा, XC। तो XC क्या होता है हमारा, जनरली K इंटू D होता है। K की वैल्यू हमें पता है WSM के अंदर क्या क्या वैल्यूज रहती हैं, 0.253, 0.289, 0.4 ये वैल्यूज रहती हैं हमारी। ठीक है, तो मतलब 250 के लिए 0.4 रहती है, फिर हमारी 0.289 और लास्ट नेट 0.253 500 के लिए। अगर वो वैल्यू सपोज याद नहीं है आपको तो कैलकुलेट कर लो। अगर आपको सपोज क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है और आपको मार्क्स ज्यादा है दिए हुए हैं, तो एक एक स्टेप आप यहाँ पर शो कर सकते हो। जैसे कि K की वैल्यू जो है वो ये भी आपको यहीं पर कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन लेंदी है अगर तो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट अभी क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है सिर्फ, तो मैं ये चीज यहाँ पर भी कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ। तो जो K है वो हमारा क्या रहता है, MC अपॉन T प्लस MC। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं वैल्यू लिख सकता हूं। MC की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 93.33 अपॉन T क्या है हमारा, ग्रेड क्या दिया हुआ था हमें 415 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमारी जो सिग्मा ST की वैल्यू रहती है या T की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 230 प्लस 93.33। यहां से मेरा जो K है वो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट भी कर लो।
वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, बट एग्जामिनर को नहीं पता सपोज, तो हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। 0.288 आपकी वैल्यू आ जाएगी, या 0.289 आप यहाँ पर वैल्यू जो है लिख सकते हो के की। अब इसको आप एक्स सी में पुट कर दो, तो 0.289 इंटू में डी कितना कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे 400 इंटू 400। यहाँ से आपकी जो क्रिटिकल डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी 0.289 इंटू 400, या आगे 115.6 115.6 mm। एक्स सी कितनी आ गई 115.6 mm। तो ये हमने क्रिटिकल डेप्थ जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब क्रिटिकल डेप्थ तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद क्या चाहिए भाई हमें, कंपेयर कैसे करेंगे एक्चुअल से, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब निकालनी पड़ेगी हमें। तो स्टेप नंबर 2 एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज एक्स ए। WSM के अंदर हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करके, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया। तो इधर क्या रहता है आपका b इंटू एक्स ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। ये इक्वेशन आपकी बनती है मोमेंट ऑफ एरिया की। तो यहां से आपको एक्स ए की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 220, 220 इंटू एक्स ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू m की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 13.33 इंटू में एरिया ऑफ स्टील हमें दिया हुआ था 1256.64 इंटू में डी कितनी थी 400 माइनस एक्स ए। तो यहां से ये तो कितना आ गया 110 एक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करके कितना आता है 13.33 इंटू 1256.64, ये आ रहा है हमारा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स ए के साथ तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये लिख देता हूं यहां पर, ये आएगा 16751.01 एक्स ए, और इंटू में 400 करूंगा इस वैल्यू को इंटू 400, तो ये आ जाएगी हमारी 6700404.5 आ रहा है, मैंने 0.5 लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी यहाँ से 110 एक्स ए स्क्वायर माइनस का था इधर आके प्लस 16751.01 एक्स ए, ये माइनस हो जाएगा माइनस 6700404.5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमारा एक्स ए जो है इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू है 110, बी है हमारा 16751.01, सी है हमारा माइनस 6700404.5। तो यहां से आ गया 182.14 mm। ये हमारा यहां से एक्स ए जो है आ चुका है। अब हमें एक्स ए भी पता है और एक्स सी भी पता है, तो ये तो इससे ज्यादा आ रहा है भाई। तो स्टेप 3 क्या होगा अब हमारा कंपेयर। स्टेप 3 क्या हो जाएगा कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स ए, तो हमें ये पता चल रहा है, तो एक्स ए इज मोर देन एक्स सी, दैट इज 182.14 इज मोर देन 115.6। तो कौन सा सेक्शन हो गया ये अब हमारा, देयरफॉर इट इज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। आप पूरा ही लिख लो इसको, शॉर्ट में मत निपटाने की कोशिश करना। ये तो अभी आदत है मेरी भी, इसलिए लिख देता हूं। तो देयरफॉर इट इज
ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कंडीशंस क्या क्या होती हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। तो सबसे पहले ओवर रीइंफोर्स्ड तो कौन गिव अप करेगा, कौन फेल करेगा पहले, कंक्रीट। ओवर रीइंफोर्स्ड है तो इसका मतलब, तो देयरफॉर सी ए इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी और एक्स ए, ये तो हमें यहां पर पता चली गया था, एक्स ए इज मोर देन एक्स सी, और टी ए इज लेस देन सिग्मा एस टी। तो ये हमारी यहां पर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारा स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सी साइड से निकालना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहां पर कंक्रीट की साइड से, क्यों, क्योंकि कंक्रीट ही मेरा पहले फेल करेगा। स्टील तो मेरा क्या है, स्ट्रेंथ अभी उसके अंदर बची हुई है, तो उसके अंदर अभी मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो मैं कंक्रीट की साइड से यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करूंगा। तो फ्रॉम कंक्रीट साइड या फ्रॉम कंप्रेशन साइड। तो कंप्रेशन साइड से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा यहां पर, C इंटू लीवर आर्म, और C फोर्स जो रहती है आपकी यहां पर वो क्या होती है, B इंटू एक्स ए इंटू सी ए बाई 2। ऐसे ही करते हैं ना हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बी, इंटू में लीवर आर्म क्या होता है, D माइनस 0.D माइनस एक्स ए बाई 3, एक्स ए बाई 3, यही होता है। लेकिन जब मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। आप चलो इसको आप क्या कर सकते हो, लिमिटिंग की बात कर रहा हूं मैं, तब मैं ये कर एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स सी आ जाएगा, अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग सेक्शन में करता हूं तो। बट यहां पर हमारा क्या रहेगा, एक्चुअली है, इसीलिए मैं यहां पर एक्स ए को यूज करूंगा, एक्स सी को यूज नहीं करूंगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी थी हमारी यहां पर 220 इंटू एक्स ए कितना कैलकुलेट किया था भाई हमने यहाँ पर 182.14 इंटू सी ए किसके बराबर हो गया, अब यहाँ पर सी ए किसके बराबर हो गया, सिग्मा सी बी सी के। और सिग्मा सी बी सी M20 के लिए क्या होती है हमारी वैल्यू, यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, 82.14 इंटू 7/2। ये आप यहाँ पर नोट करके बताओगे कि ये वैल्यू हमारी सी ए जो है यहाँ पर सिग्मा सी बी सी के बराबर हो गई, और उसकी वैल्यू 7 होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर M20, ठीक है, क्योंकि आपको ये शो करनी पड़ेगी। इनटू में D कितना है आपका, स्मॉल d कितनी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी, 400 माइनस एक्स ए कितना था 182.14/3। तो जब आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा 220 इंटू 182.14 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 400 माइनस 182.14 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है आपका 4758। इसको डिवाइड बाई 10⁻⁶ कर सकते हो आप, 47.58 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, 47.58 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना था, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था कि फॉर व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सुपर इम्पोज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको कैलकुलेट करना है जो ये बर्दाश्त कर सकता है। ये तो मूवमेंट की वैल्यू आ गई आपकी, इतना मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। अब आप मूवमेंट के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लोड की वैल्यू निकाल सकते हो। आपका जो बीम है ये कैसा बीम दिया हुआ है आपको यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है ये। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो है आपका, अगर कोई सपोज आपको मेंशन भी नहीं है बीम, तब भी आप उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान के कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बीम जो दिया हुआ है तो उसको आप एज इट इज कैलकुलेट करोगे उस बीम की हेल्प से। अब सपोज यहाँ पर आपको कोई बीम सेक्शन जो है आपको दिया नहीं हुआ, तो आप इसको क्या मान लोगे,
सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है हमारा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बेंडिंग मोमेंट रहता है वो क्या होता है, WL²/8, यही रहता है आपका फॉर्मूला। और बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना है मैक्सिमम, यहां पर बेंडिंग मोमेंट को मैं किसके इक्वेट कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, तो 47.58 किलो न्यूटन मीटर इक्वल्स टू W इंटू L की वैल्यू क्या है, आपको कितना स्पैन दिया हुआ है 5 इंटू 5 मीटर डिवाइड बाय 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से आपको W की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब यहां से यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यूनिट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यूनिट का आप बहुत ध्यान करना, मतलब जब आप मूवमेंट या लोड कैलकुलेट कर रहे हो, सॉल्यूशन करोगे, तो यूनिट्स को आप यहाँ पे बैलेंस करके चलना। देखो यहाँ पे किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में नहीं करूंगा तो मुझे किलो न्यूटन में आंसर मिल जाएगा, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर में मुझे वैल्यू अगर मिल जाती है तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्या है, मीटर्स में है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलो न्यूटन पर मीटर में ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिट्स का आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगर अभी भी प्रॉब्लम नहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको पूरा पुट करके यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ एक बार। जो W आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 47.58 किलो न्यूटन मीटर अपॉन ये 25 हो जाएगा, लिख भी लेते हैं इसको, इनटू में 8 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 25 मीटर स्क्वायर। ये मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या आएगा आंसर, किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किलो न्यूटन पर मीटर में भी बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आएगा, 47.58 इंटू 8 डिवाइड बाय 25, 15.22, ये आ रहा है आपका 15.2 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना जो है आपका सुपर इम्पोज्ड लोड हमारा ये बीम बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। सारी वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली, एक एक वैल्यू हम यहाँ पर देख चुके हैं। आंसर हमने यहाँ पे बता दिया कि इतना सुपर इम्पोज्ड लोड जो है हमारा स्ट्रक्चर बियर कर सकता है अगर मैं ये साइज इसका रखता हूं तो। ये चीज क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।